विभाग के जो रिपोर्ट्स हैं आपको फोल्डर में दिए गए होंगे, कृपया उसको देख लेंगे। फोल्डर में डिटेल सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है और उसके अलावा प्रेस रिलीज भी आज उसका जो है उसकी एक कॉपी दी गई है। और बाकी उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेस में जो बातें हम कहना चाहते हैं उसको एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के संबंध में डील करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहकारी समितियां कई तरह की होती हैं। कुछ कृषि साख समितियां होती हैं, वित्त समितियां होती हैं और अन्य भी विशेष करके जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए समितियों का गठन लोकल स्तर पर किया जाता है। तो सहकारिता विभाग सहकारी जो अधिनियम है उसके तहत इनका रेगुलेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं सब पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके अलावा बैंकिंग एक मेजर सेक्टर है सहकारिता विभाग में। आपको पता होगा कि राज्य में एक राज्य स्तर का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और उसके अलावा जिला स्तर पर भी हम लोग के कुछ 23 बैंक है जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसके अलावा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इसमें की एमडी है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। सहकारिता विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं मुख्य रूप से अधिप्राप्ति, उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा मुख्य रूप से खरीफ और रबी मौसम में जो फसलें हैं, अधिसूचित फसलें हैं, उनका एमएसपी पे अधिप्राप्ति किया जाता है। अभी इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम खत्म हुआ है जिसमें कि अधिप्राप्ति धान की गई है। मैं बताते हुए आपको मुझे खुशी हो रही है कि अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था 45 लाख टन, उसके विरुद्ध कुल हम लोग 39 लाख से ऊपर का मीट्रिक टन का अधिप्राप्ति किया है, जो कि 87% से भी ज्यादा है। और इसके तहत जो किसानों को जो भुगतान किया गया कुछ कुल 9,120 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए सहकारी समितियां जो कि पैक्स है, पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है। पैक्सों को राज्य गारंटी के रूप में और बैंकों को, सहकारी बैंकों को कुल 8,000 करोड़ रुपए का राज्य गारंटी दिया गया था। और ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी कि जो भी किसान धान बेचेंगे उनका 48 घंटे के भीतर पेमेंट उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से चला जाएगा। तो इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित कराते हुए 15 फरवरी तक जो निर्धारित समय सीमा थी उसके तहत लक्ष्य का कुल हम लोग 87% की प्राप्ति किया है। और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की है कि किसानों के जो अधिप्राप्ति हो रही है, खरीद की जा रही है, उसको हम लोग पेमेंट भी सुनिश्चित कराएं। तो इसकी भी मॉनिटरिंग लगातार हो रही थी। तो इस प्रकार की अधिप्राप्ति पूर्ण हो गई है। अब जो भी धान अधिप्राप्त हुआ है उसकी मिलिंग कराई जा रही है। जिलों में भी संबद्ध मिल है उनके माध्यम से मिलिंग कराई जा रही है और फिर हम लोग एसएफसी को धान को, चावल को आपूर्ति कर रहे हैं। तो अभी तक चावल आपूर्ति का जो लक्ष्य है 2 दिन पहले का, उसका कुल 35% चावल उनको उपलब्ध करा दिया गया है। लगातार जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जिला में जिला टास्क फोर्स की बैठक साप्ताहिक इसकी की जा रही है जिला पदाधिकारियों के द्वारा। और टारगेट है कि जो भी धान लिए गए हैं इसको 15 जून तक मिलिंग करा करके एसएफसी को हम लोग उपलब्ध करा दें। पहला। दूसरा इसमें है कि अभी रबी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रबी की अधिप्राप्ति भी हम लोग करेंगे जिसमें कि मुख्य रूप से गेहूं है। तो गेहूं की अधिप्राप्ति की तैयारी हो चुकी है। मुख्य रूप से जो भी जिले जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है इनमें पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा कुल 1 लाख मीट्रिक टन पैक्सों को टारगेट दिए गए अधिप्राप्ति करने के लिए। इसकी भी पूरी तैयारी है। गेहूं का जो एमएसपी है पिछले साल 2275 रुपए था। इस बार सरकार ने बढ़ा करके एमएसपी को 2425 रुपए कर दिया गया। इसका मतलब पिछले साल से करीब 150 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी में वृद्धि हुई है। सरकार प्रयास करेगी कि जो भी किसान अपने गेहूं को बिक्री करना चाहते हैं उनका 100% क्रय हम लोग करें। पिछले 3 महीने से प्रचार प्रसार इसमें गेहूं अधिप्राप्ति के लिए लगातार किए जा रहे हैं और पूरी अधिप्राप्ति की जो व्यवस्था है वो पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो अधिप्राप्ति करने के लिए जो भी किसान इच्छुक होते हैं उनका हम लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान से हम लोग देखते हैं कि जैसे उनका फसल तैयार होती है वैसे उनको पैक्सों के माध्यम से उनका धान को या गेहूं को क्रय कर लिया जाए। तो गेहूं का जो अधिप्राप्ति होगा वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तैयारियां इसमें चल रही हैं। किसानों के निबंधन भी हो रहे हैं। कुल 24,324 किसानों के निबंधन अभी तक हो चुके हैं। किसान भाइयों से आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि जो लोग इच्छुक हैं अपना गेहूं बेचना चाहते हैं वो गेहूं बेचने के लिए निबंधन करा लें और पेपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार रखें। तीसरा बिंदु ये है कि इस वर्ष
दलहन का भी हम लोग अधिप्राप्ति करेंगे। आपको बता दें कि दलहन में मुख्य रूप से तूर, मसूर, चना और उड़द, ये 4 फसलों को सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया अधिप्राप्ति करने के लिए, और इनकी भी अधिप्राप्ति समितियों के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से की जाएगी। और सरकार के द्वारा इसका भी एमएसपी निर्धारित किया गया है, और एमएसपी का जो सूची आपको हम उपलब्ध करा देंगे, आपके फोल्डर में भी, संभव फोल्डर में उपलब्ध इसकी करा दीजिए। मुख्य रूप से इसमें जो चना है उसका जो अधिप्राप्ति का जो एमएसपी है 5650 रुपये है। पिछले साल ये 5440 रुपये था। मसूर इस बार दर है 6700 रुपये प्रति क्विंटल, और पिछले बार 6425 रुपये था, तो करीब 300 रुपये की वृद्धि हुई है। मस्टर्ड रेपसीड सीड है, उसमें 5950 रुपये दर है, पिछले बार 5650 था। तो इस प्रकार जो भी फसल जो किसान अपना अधिप्राप्ति करना चाहते, बेचना चाहते हैं, उनको सहकारिता विभाग का जो पोर्टल, इसका निबंधन पहले कर लेना होगा, ताकि समय पे हम उसकी अधिप्राप्ति कर सकें और उनको इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सहकारिता विभाग की एक योजना भंडारण क्षमता का सृजन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैक्सों में मुख्य रूप से हम लोग गोदाम निर्माण की योजना स्वीकृत करते हैं। इसकी क्षमता 200 MT, 500 MT और 1000 MT की होती है। जिस तरह के पैक्स हैं, जिस तरह की उनकी आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम लोग उनकी गोदाम की स्वीकृति करते हैं। गोदाम स्वीकृति के लिए जो जमीन है वो सरकार उपलब्ध कराती है। जहाँ पे सरकारी जमीन नहीं है वहाँ पर खुद समितियाँ भी अपना लीज लेकर के जमीन की उपलब्धता करती है, उसके बाद सरकार उसको स्वीकृति करती है। गोदाम निर्माण में 50% राशि अनुदान के रूप में सरकार देती है, और 50% राशि हम लोग सक्रिय पूंजी के रूप में उनको देते हैं, जो कि लोन के रूप में रहता है। तो कहने का मतलब ये कि 100% राशि जो है समितियों को गोदाम निर्माण के लिए सरकार ही उपलब्ध करा रही है, जिसमें कि 50% लोन के रूप में। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 259 गोदामों की स्वीकृति के सरकार ने निर्गत की है। इसकी कुल लागत राशि 147 करोड़ है। इससे कुल 2 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता समितियों में सृजित होगी, और ये भंडारण क्षमता सृजित होने से समितियों में जो अधिप्राप्ति है प्लस अन्य जो कारोबार है उसमें काफी सहायता इनको मिल रही है। जैसा कि जब धान की अधिप्राप्ति होती है मुख्य रूप से, तो उसमें काफी ज्यादा भंडारण क्षमता की जरूरत होती है और लंबे समय तक के लिए भंडारण करना पड़ता है। तो इसमें ये काफी कारगर हो रहा है। तो भविष्य में भी सरकार प्रयास, हम लोग विभाग प्रयास करेगा कि इसमें जितनी भी समितियां अभी गोदाम निर्माण से वंचित हैं, जल्दी से जमीन उपलब्ध करा करके सूचित करें, सरकार उसकी स्वीकृति देगी। इसके अलावा एक मुख्य योजना हम लोग की भेजपेट योजना है, जिसको बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना कहते हैं। भेजपेट के तहत कुल 3 यूनियन गठित है। पटना यूनियन, जिसको हरित यूनियन कहते हैं, तिरहुत यूनियन, और उसके अलावा एक और यूनियन है जिसमें कि हम लोग इन समितियों, तीनों यूनियन में मिला करके कुल 302 समितियों का गठन हो चुका है। प्रखंड स्तरीय समितियां हैं। तो इस प्रकार ये करीब 300 प्रखंडों में भेजपेट के तहत PDCS का गठन हुआ है। अभी आप लोग सुने भी होंगे, सरकार इसमें घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्षों में जो बचे हुए प्रखंड है वहां पर PBCS का, मतलब वेजिटेबल से संबंधित जो समिति है उनका गठन किया जाएगा। विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जो 3 यूनियन है, इसकी संख्या बढ़ा करके 9 की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। इसके भेजपेट में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें मुख्य रूप से समितियों को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि वो लोग अपने अभिसंरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि उसको गोदाम, कार्यालय, कोल्ड चेन और स्टोरेज इत्यादि की फैसिलिटी उनको दी जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में टारगेट है कि जितनी भी समितियां गठित होंगी सभी को हम लोग प्राथमिकता पे अधिसंरचना निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी इसमें योजना है कि सभी प्रखंडों में समितियों को सपोर्ट के लिए रिटेल आउटलेट की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसके लिए अनुदान उनको उपलब्ध कराएगी, ताकि समितियां रिटेल आउटलेट के माध्यम से अपने जो उत्पाद है उसका बिक्री कर सके और सही मूल्य उनको मिल सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24-25 में आलू और टमाटर उत्पादन के लिए समितियों को बीज का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, आलू और टमाटर के बीज का। इसमें कितनी उपलब्धि हुई आपके फोल्डर में ये सब रिपोर्ट दिए गए, उसको फिर देख लेंगे आप लोग। मुख्य रूप से कहना यह है कि समितियों को
इनपुट अनुदान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक की जो सपोर्ट की जरूरत है सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। समितियों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लगातार उनकी हैंड होल्डिंग की जा रही है। समितियों में मैन पावर की जरूरत होती है और यूनियन और वेजपेट के लेवल पे तकनीकी पदाधिकारियों की जरूरत है। इसके लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है, वेजपेट के स्तर से कार्रवाई हो रही है, स्वीकृति इसकी दी जा चुकी है एचआर एजेंसी के माध्यम से मैन पावर हायर करने के लिए, और उनको हायर करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उनके अकाउंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल मैन पावर उसके लिए दिए गए हैं, सीए को हम लोग हायर किए हैं, और इसके अलावा जितनी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत है समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वर्ष जो प्रस्तावित योजना है ये भी इस फोल्डर में दिया गया है। मुख्य रूप से समितियों की संख्या को बढ़ाना, समितियों के जो मेंबरशिप हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाने का लक्ष्य है। अगली योजना है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मुख्य रूप से हम लोग प्रत्येक पंचायतों में फसल क्षति जो होती है उसका आकलन करके किसानों को अनुदान उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए रबी और खरीफ मौसम में जो अधिसूचित फसल है उन सभी फसलों के लिए 3-3 महीने आवेदन लिए जाते हैं। 3-3 महीने तक आवेदन की प्रक्रिया चलती है। उसमें वर्तमान में अभी रबी फसल के लिए आवेदन मार्च 31 तक लिए जाएंगे। लगातार इसके प्रचार किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में किसान रबी फसल में इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करें। खरीफ मौसम में वर्तमान वर्ष में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी भी जानकारी आपको दी गई है फोल्डर के माध्यम से, उसको कृपया देख लेंगे आप लोग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें हम लोग केसीसी ऋण उपलब्ध कराते हैं। कई तरह की सुविधाएं बैंकों के माध्यम से जो सेवाएं होती हैं सब ग्राहकों को दी जा रही है। तकनीक का प्रयोग काफी किया जा रहा है, इसका भी उपयोग और सहूलियत बैंकों के द्वारा कराया जा रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम की जो भंडारण क्षमता है इसको भी बढ़ाने के लिए सरकार ने गोदाम निर्माण की स्वीकृति भंडार निगम को दी है। इसके अलावा पैक्सों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए, वन स्टॉप शॉप के रूप में डेवलप करने के लिए कई तरह की सेवाएं पैक्सों में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य रूप से उनको हम लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। उसके बाद उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पैक्सों को एफपीओ के रूप में बनाया जा रहा है, जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ पैक्सों में पेट्रोल पंप आउटलेट की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खाद और बीज के लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भी पैक्सों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनको कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग लाइसेंस उपलब्ध करा सकें। इससे फिर पैक्स खाद और बीज का वितरण और विपणन अपने माध्यम से कर सकते हैं। उसके जो सदस्य हैं उनको डायरेक्ट फायदा होगा और समय पर उनको खाद और बीज उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा नियुक्तियों की भी जानकारी आपको दी गई है। जो नियुक्तियां हुई हैं, प्रोन्नति हुई है, इसकी जानकारी है। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रशिक्षण की योजना। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो समितियों के सदस्य हैं, जैसे पैक्स का भी चुनाव हुआ है, तो जो नए निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य आए हैं उनको प्रशिक्षित करने की योजना है। प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है प्रशिक्षण का। और इसके अलावा सहकारी चौपाल और एलईडी रथ सभी पंचायतों में संचालित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से सहकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको जानकारी दी जा रही है। और इसके अलावा राज्य और प्रमंडल स्तर पे नए परिसंघ और संघ के गठन का विभाग का प्लान है। मुख्य रूप से इसमें हम मार्कफेड का गठन कर रहे हैं और उसके अलावा मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी फेडरेशन और यूनियन का गठन हो रहा है। शहद उत्पादन में भी गठन करेंगे हम लोग। बुनकर सहयोग समितियां, उनको सरकार के स्तर से सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। 2 फ्लैगशिप स्कीम्स इसके बारे में बताना चाहेंगे। सहकारिता में सहकार के तहत समितियों के बीच आपस में जो समन्वय है उसको बढ़ाने का प्रयास होगा। बैंकों के माध्यम से सभी समितियों को जोड़े जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। इसके तहत पूरे साल भर कार्यक्रम संचालित होंगे और इसका उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी।